नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। गुजरात के मनोनीत नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले भूपेंद्र पटेल को राज्य की जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। भूपेंद्र पटेल जैसे नया नाम हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान अमित शाह के अलावा शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल समेत भाजपा के पटेल इससे पहले राज्य सरकार में मंत्री भी नहीं रहे हैं और पहली बार ही विधायक चुनकर आए हैं। भूपेंद्र पटेल, कड़वा पटेल और जिस सौराष्ट्र क्षेत्र से पिछली बार भाजपा का लगभग चोपड़ा साफ हो गया था, वहां अब पार्टी को इस कदम से लाभ मिल सकता है। नया चेहरा होने से पाटीदार समुदाय को इनसे कई उम्मीदें रहेंगी और साथ ही विवाद होने की कम संभावनाएं हैं। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भाजपा भले ही लाख दलीलें दे, लेकिन भाजपा का इस कदम ने साबित कर दिया है कि उसके मन में गुजरात हारने का डर है। वहीं भाजपा के इस कदम से गुजरात में कांग्रेस की उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया गया है और यही वजह है कि हाल ही में स्थानीय निकाय के चुनाव में मुंह के खाने के बावजूद कांग्रेस गुजरात में एक बार फिर हाथ पैर मारने लगी है। असल में इन सारी बातों के पीछे जो भूमिका है वह साल 2017 में ही बन चुकी थी। तब कांग्रेस ने 40% का वोट शेयर हासिल किया था। भाजपा ने किसी तरह से सत्ता तो बचा ली थी, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि उसका आत्मविश्वास हिल गया था। इसके बाद भाजपा के अगले 4 साल भी बहुत अच्छे नहीं बीते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई परेशानियों ने उसकी पोल खोल दी है, तो चुनाव के 1 साल बाकी रहते सीएम बदलना यह दिखा दिया है कि पार्टी प्रदेश में साख बचाने के लिए। हालांकि इस बार कांग्रेस के लिए चुनौतियां 2017 से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हालांकि उसके पास हार्दिक पटेल हैं, लेकिन इस बार अहमद पटेल जैसा नेता नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजू सातव भी नहीं रहे। इन हालात में पार्टी को एक ठोस नेतृत्व की जरूरत है जो उसका गुजरात में उसका बेड़ा पार लगा सके। पार्टी विकल्प के तौर पर भूपेश बघेल और सचिन पायलट के तरफ देख सकती है। बघेल पार्टी के पुराने कद्दावर और वफादार नेता हैं। अपनी जबरदस्त साख के बावजूद कांग्रेस को इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि गुजरात चुनाव में जीत के मायने क्या हैं। उसे पता है कि पीएम मोदी के गृह राज्य में अगर उसने परचम फहरा दिया तो 2024 के आम चुनाव में उसका समा बन सकता है और इसके लिए कांग्रेस गुजरात में राहुल गांधी एक बार फिर उसी भूमिका की उम्मीद कर रही है जो उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में निभाई थी। तब भाजपा के किसी बयान के फेर में पड़े बिना राहुल ने बड़े ही मकूल ढंग से पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम ने लिखा है कि भूपेंद्र भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं, उनका अनुकरणीय कार्य देखा है, चाहे वह भाजपा संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में। वह निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीएम के रूप में अपने 5 वर्षों के दौरान विजय रूपाणी ने कई लोगों को आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए अथक परिश्रम भी किया है। मुझे विश्वास है कि वह आने वाले समय में भी जन सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वहीं गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि मैंने उन्हें यानी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, प्रदेश का विकास होगा, गुजरात सभी राज्यों के लिए रोल मॉडल बनेगा। चौदह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। यहां वे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करेंगे। वहीं इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जिसकी तैयारियां देखने के लिए
सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे थे और उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि यह दूसरा मौका था जब सीएम योगी पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां देखने अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने लोधा स्थित पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मंच की व्यवस्था को देखा। इसके अलावा भी सीएम योगी ने अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। फिर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर मौजूद अफसरों संग एक बैठक भी की। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। हमने भी तैयारी पूरी कर ली है और सभी एसओपी का प्लान तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर अलीगढ़ में 3 लाख वर्ग मीटर में विशाल पंडाल बनाया गया है। यहां 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए 500 पंखों की व्यवस्था है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में आने वाले लोगों को मटके का पानी दिया जाएगा। यहां प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएम मोदी के इस दौरे को विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरान चुनाव अभियान का आगाज भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है, जहां उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। भवानीपुर में 30 सितंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। माकपा ने इस सीट से वकील श्री जीव विश्वास को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस के सुवनदेव चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी के इस सीट से चुनाव लड़वाने के लिए इस्तीफा दे दिया था, जिससे निर्वाचन आयोग का उपचुनाव की घोषणा करनी पड़ी। बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री पद बरकरार रखने के लिए 5 नवंबर तक निर्वाचन होना होगा। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शपथ ग्रहण पर कहा कि मुझे पूरी आशा है कि उनके नेतृत्व सफल होगा और अगले चुनाव में भाजपा की सरकार पहले से अधिक वोट लेकर बनेगी। तोमर ने कहा, भूपेंद्र पटेल भाजपा की जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रविवार को कुशीनगर में दिए गए एक बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। अब्बा जान वाले बयान के सामने आने के बाद से विपक्षी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जुबानी जंग अब तेज कर दी है। योगी के इस विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पलटवार किया है। गौरव वल्लभ ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही ओछी और घटिया मानसिकता के व्यक्ति हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल कर तंज कसा, तो इस पर बवाल हो गया। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कुशीनगर में कहा था कि 2017 के पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बाजान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे और आज इन गरीबों का राशन कोई हजम नहीं कर सकता है। अगर हजम करेगा तो वो जेल जाएगा। बीजेपी विधायक श्रीमंत बाला साहेब जाट पाटिल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराने से पहले उन्हें कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। हालांकि उन्होंने इसके बाद एक और बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए पैसे नहीं लिए। पाटिल ने कहा था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी और उनसे कहा गया था कि वह कितना भी पैसा मांग सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने लोगों की सेवा के लिए मंत्री। श्रीमंत बाला साहेब पाटिल ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वर्तमान सरकार में मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया, लेकिन उनसे वादा किया गया है कि अगले विस्तार में उन्हें मंत्री का पद मिलेगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से भी बात की थी। श्रीमंत पाटिल कर्नाटक के कागवाड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह शुरू में कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन जुलाई 2019 में खेमा बदल दिया।
बिहार में इन दिनों बुखार का काफी दहशत है। आम वजहों से होने वाला बुखार भी लोगों की नींद उड़ा रहा है। कोरोना वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया के बीच अब स्वाइन फ्लू ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। संक्रमण के डर के चलते लोगों की हालत खराब है। बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हैं और मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश में बढ़ रहे वायरल बुखार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीएम नीतीश ने कहा है कि डेंगू के मामले को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। हमने एक बैठक की और स्थिति का आकलन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में टीमों को भेजने का फैसला किया है। स्थिति खराब नहीं है, लेकिन हम हर जगह का निरीक्षण करेंगे और वह सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि 1947 में 2016 तक प्रदेश में केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। हम आज प्रदेश में लगभग हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, जिनमें से 69 जनपद अब तक मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हो चुके हैं। 16 जनपद बचे हैं, उनके लिए भी हम एक नई नीति लेकर आए हैं। पर्यटकों के साथ ही मां वैष्णो देवी के दर्शनों को हर वर्ष आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का ट्रेन द्वारा कश्मीर पहुंचने का सपना जल्द ही साकार होगा, जिस पर युद्ध स्तर पर काम निरंतर जारी है। श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर महत्वपूर्ण परियोजना के नींव पत्थर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार देश के विकास को लेकर तेजी से कार्य जारी रखी है और जल्द ही ट्रेन द्वारा कश्मीर पहुंचने का सपना साकार होगा। वर्तमान में श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हैं, परंतु समय के साथ ट्रेनों की बढ़ती संख्या और जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण रेल लाइन को बनिहाल तक शुरू करने को लेकर रेल मंत्री ने 2 नए प्लेटफॉर्म बनाने की नींव पत्थर रखा है और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस व्हीकल, निरीक्षण व्हीकल और फायर फाइटिंग व्हीकल आदि की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 75 करोड़ वैक्सीन लगना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री, जनता, कोविड वॉरियर्स और राज्य सरकारों का आभार प्रकट करता हूं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया के देशों के मुकाबले भारत टीकाकरण की मुहिम में बहुत आगे निकला है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पेगासस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह इस मामले पर एफिडेविट दाखिल नहीं करने जा रही है। इसकी वजह बताते हुए केंद्र ने कहा कि ऐसे मामलों में एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने को राजी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमन्ना ने सख्ती भी दिखाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकार इस मामले पर कर क्या रही है। पंजाब अनुसूचित जाति कमीशन की ओर से बठिंडा में प्रेस वार्ता की गई, जिसके चलते उन्होंने शिकायतकर्ताओं के मामले में लापरवाही करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही। मीडिया से बातचीत के दौरान कमीशन के मेंबर ने कहा कि अनुसूचित जातियों के संबंधित ऐसे ढेर सारे मामले हैं जिसमें अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। कमीशन के दखलंदाजी के बाद भी प्रशासन की ओर से लगातार लापरवाही दिखाई जा रही है। पंजाब के बरनाला में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे पीआरटीसी कर्मचारी की तरफ से एक रोष मार्च निकाला गया। बरनाला के बस अड्डे से लेकर शहर के बाजारों में पंजाब सरकार प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग भी की गई। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से कर्मचारियों की लगातार हड़ताल जारी है, तो वहीं मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली के मुद्दे पर बोलते हुए सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इसका समाधान देना चाहिए। वहीं राज्यों को नसीहत भी दी है कि अगर वो भी दिल्ली की तर्ज पर बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां के किसान भी खुशहाल हो सकते हैं।
रोहतक में 9 से 11 सितंबर तक राज्य स्तरीय जूनियर तलवारबाजी फेंसिंग प्रतियोगिता में वल्लभगढ़ की रहने वाली खिलाड़ी गीत लांबा ने 3 गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर परिजनों में खुशी का माहौल है। गीत लांबा ने अंडर 14 में जहां 2 गोल्ड जीते तो वहीं अंडर 17 ग्रुप में भी गोल्ड पर कब्जा जमाया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां सोहन बल्लभगढ़ रोड को मृतक दीपांशु के परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने जाम कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई की बजाय उनके साथ थाने में बदतमीजी की गई। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो उनका बच्चा जिंदा होता। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद देर रात लोगों ने जाम को खोल दिया। बता दें कि दीपांशु 5 सितंबर से लापता था, जिसका शव दक्षिण दिल्ली के भाटी माइंस के जंगलों में बरामद किया गया। वहीं फतेहाबाद में भी पिछले 3-4 दिनों से रोजाना बारिश हो रही है। हालांकि ये पिछले हफ्ते तक बारिश की बाट जो रहे लोग अब बारिश न होने की दुआ मांग रहे हैं। सड़कें नदियों में तब्दील नजर आ रही हैं और लोग इसी गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे गंदे पानी की वजह से जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। शहर के निचले इलाकों में भी जलभराव से लोग परेशान हैं। पलवल के चिल्ली गांव में बुखार से हो रही मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को भी बुखार से पीड़ित एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह सामने आया है कि गांव में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण बुखार का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। गांव में पहुंचे हथीन उपमंडल अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभाग की 13 टीमें गाँव में लगाई गई हैं, जो सैंपलिंग और दवाई का छिड़काव का काम कर रही हैं। टोक्यो पैरालंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का सितारगंज में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से किया गया वादा निभाऊंगा और अगली बार गोल्ड लाकर देश का नाम रोशन करूंगा। वहीं उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि खेलों के प्रति रुचि बढ़ाएं और अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस मुकाम तक पहुंचे। देहरादून में आज सैन्य धाम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक हुई। इस दौरान शहीद सम्मान यात्रा की समीक्षा भी की गई और यात्रा में शहीदों के घरों की मिट्टी से सैन्य धाम मिलाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध कार्ययोजना बनाई जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सैनिक कल्याण निदेशालय में सैनिक कल्याण अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली है। कैबिनेट मंत्री ने सैन्य धाम से जुड़ी तैयारियों के विषय में हर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारी से जानकारी ली और इस यात्रा से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं के विषय में भी जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के व शहीद सम्मान यात्रा से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव 2022 और राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भाजपा ने कुमाऊं संभाग कार्यालय में बूथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बैठक में सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाने को भी कहा गया। उत्तराखंड में ऋषिकेश की कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने के लिए खुले मन से 2 साल पहले घोषणा कर चुके हैं। फिर भी अभी तक कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने का मामला फाइलों में ही धूल फांक रहा है और ऐसे में कृष्णा नगर कॉलोनी के निवासियों ने विधायक पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया।
रुड़की के रामनगर स्थित मूलराज कन्या इंटर कॉलेज में पंजाबी कल्याण महासभा द्वारा लगातार निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 62वां कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 18 प्लस और 45 प्लस की पहली और दूसरी डोज दोनों लगाई जा रही थी। वहीं संजय अरोड़ा ने जानकारी दी है कि 30 मई से लगातार हम इस कैंप का लगा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना को हराने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। कांग्रेस ने पुरोला में कांग्रेस विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने पर उन पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल से उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि विधायक राजकुमार पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष स्वतः कार्रवाई नहीं करते हैं तो कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस भेजेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम सक्रिय हो रहा है और इसी को लेकर राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के साथ राज्य के इलाकों में तेज हवाएं भी चल रही हैं और जिसके चलते मौसम सुहावना हो चला है। लेकिन मुसीबत तब बढ़ जाती है जब निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। राज्य सरकार ने इसी कड़ी में 21 आईएएस, 2 आईपीएस सहित डिप्टी कलेक्टर रैंक के 96 अधिकारियों का तबादला किया है। बता दें कि राज्य में पहली बार इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। सामान्य प्रशासन सचिव ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कृषि उत्पादन आयुक्त रही 1997 बैच की अफसर डॉक्टर एम गीता को दिल्ली भेजा गया है और दिल्ली में उन्हें छत्तीसगढ़ का आवासीय आयुक्त का प्रभार दिया गया है। देश की सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में बस्तर को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में इस महीने की 10 से 13 सितंबर तक आयोजित टीटीएफ मेले में विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा बस्तर विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने पर्यटन विभाग से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन अकादमी शुरू होगी। राज्य के खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कोचों की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। बता दें कि सीएम आवास पर हुई बैठक में विभिन्न खेल संगठनों के प्रतिनिधियों और खिलाड़ियों से उसके लिए विचार विमर्श भी किया गया और जिसके बाद ये बड़ा ऐलान सीएम की तरफ से किया गया। मध्य प्रदेश में बेटमा थाना क्षेत्र में नकली सेल से टैक्स ऑफिसर बनकर ठगी करने की कोशिश में 3 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि आरोपियों ने इंदौर से परचून भरकर धार के लिए जाने वाले पिकअप वाहन को रोककर ड्राइवर से 2 लाख रुपए मांगे, जिसको नहीं देने पर आरोपियों ने उनके अपहरण की कोशिश भी की। पुलिस ने 3 लोगों को दबोच लिया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस ने दर्ज कर लिया है मामला और जाँच में जुट गई है। ओबीसी महासभा बालाघाट के नेतृत्व में आज प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा द्वारा कहा गया कि अगर 1 माह के भीतर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश की पूरी टीम आने वाले समय में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के आवास का घेराव किया जाएगा एवं उनके आवास के सामने ही धरना आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में अब डाउनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि एसोसिएशन के सदस्यों ने मुक्तिधाम पहुंचकर दिवंगत लोगों को अपना आवेदन सौंपा है। अब डाउनर्स सदस्यों का कहना है कि जीवित मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया है। ऐसे में दिवंगत आत्माओं से हमने उम्मीद लगाई है ताकि वह इन लोगों को सद्बुद्धि दे और अब डाउनर्स की होने वाली परेशानियों से निजात दिलाएं। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के लाए मेडल का असर 0 पार्टिसिपेशन वाले राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खेलों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की है और इसके साथ ही उन्होंने सभी सरकारी विभागों में खेल कोटा से नौकरी देने पर विचार विमर्श के बाद फैसला लेने की बात भी कही है।
यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद एक बार फिर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और कई पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ पर चले रहो, तुम लोग हवा में न रहो। बीजेपी वाले बूथ में काम करते रहे हैं और बूथ को मजबूत करो, हर मंडल पर रैली करिए। बता दें कि बीमारी की वजह से लंबे समय से मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय नहीं थे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने गुजरात के सीएम के बदले जाने को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में सिर्फ चेहरा बदलने की रीति है, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। लोगों से किए गए वादों को बीजेपी पूरा करे। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।